Hello everyone, welcome to CBL. मेरा नाम इंद्रजीत. Today we are going to discuss 10 MCQs from your biotech part for your science and tech component जो आपका पंजाब पीसीएस के लिए ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बिना कोई टाइम खराब करे हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ जंप करेंगे और हर टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर पाएं. देखो, पहला क्वेश्चन. With reference to epigenetics, consider the following statements. Epigenetics क्या होता है? एपिजेनेटिक्स एक तरह की स्टडी है. बेसिकली एपिजेनेटिक्स रेफर्स टू चेंज इन जीन एक्सप्रेशन विदाउट अल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंस. अब देखो, अगर किसी भी लेवल पे कोई अल्टरेशन आती है डीएनए सीक्वेंस में, पहले तो डीएनए क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में बेसिक यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल. सेल के अंदर होता है डीएनए. डीएनए के बेसिस पे ही अलग अलग तरह के प्रोटीन बनते हैं, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है ऑल इन ऑल. ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं यहाँ पे. तो अगर हम डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, जैसे ए, एडेनाइन, गुनाइन, ठीक है, थाइमाइन एटसेट्रा, ए टी सी जी, ये सब जो सीक्वेंस चली होती है, इसमें जब चेंजेस आते हैं उसे हम बोलते हैं डीएनए म्यूटेशन. म्यूटेशन के कई चेंजेस का हो सकते हैं या कई कारण हो सकते हैं. ठीक है, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर द म्यूटेशंस. पर जब बिना एक्चुअल म्यूटेशन हुए डीएनए के जीन एक्सप्रेशन में चेंज आता है उसे बोलते हैं एपिजेनेटिक्स. It refers to, ध्यान से समझो, epigenetics refers to change in gene expression without alteration in DNA sequence. जीन एक्सप्रेशन जो है उसमें जब चेंज आ रहा है, दैट कैन बी ऑफ वेराइटी ऑफ रीजंस. आपके ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, ज्यादा एंजाइटी की वजह से मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या उसकी वजह से भी आप में जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं. दैट इज हेरिडिटरी हो सकता है, नॉट बिकॉज ऑफ डीएनए म्यूटेशन, या डीएनए में चेंज हुआ हो, जरूरी नहीं है सिर्फ इसी वजह से हो रहा है. ठीक है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर वेरियस फैक्टर, इवन इन्वायरमेंट की वजह से. आप पहाड़ में रहते थे, प्लेन्स में आ गए हैं तो आपका इन्वायरमेंट चेंज हो गया, या प्लेन्स में रहते थे पहाड़ों पे रहने चले गए हैं, आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है. इवन दैट कैन लीड टू चेंज इन जीन एक्सप्रेशन विदाउट अल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंस. ठीक है, तो आपकी पहली स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट देखो, डीएनए मिथाइलेशन इज अ कॉमन एपिजेनेटिक मैकेनिज्म. अब देखो, मिथाइलेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें जो एपिजेनेटिक्स को यू वुड से प्रमोट करता है. ठीक है, उसमें हेल्प करता है. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. डीएनए चेंजेस आर ऑलवेज इनहेरिटेड थ्रू जर्मलाइन डीएनए. अभी तो हम समझ के हटे यार. नहीं, इट इज नॉट ऑलवेज इनहेरिटेड. इट कैन बी बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. 1 and 2, ए वुड बी अ करेक्ट आंसर. ठीक है, आई होप यहां तक समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोटियोमिक्स. अब यहाँ पर प्रोटियोमिक्स क्या होता है? बेसिकली जो प्रोटीन होते हैं, हम सब ने बेसिक सेल स्ट्रक्चर समझा हुआ है. सेल क्या है, वही अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी. तो सेल में हर फंक्शन अलग अलग ऑर्गेनलीज होती हैं. बेसिकली उसमें होता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म अलग, मतलब एक लिक्विड सा होता है, और उसमें अलग अलग ऑर्गेनलीज होती हैं. उन्हीं ऑर्गेनलीज में एक न्यूक्लियस भी होता है. न्यूक्लियस में होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के भी आगे दो टाइप्स होते हैं. एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है? आपका फैट या लिपिड्स प्रोसेस करता है. जो प्रोटीन है, अब हम पहुंच गए प्रोटीन पे. प्रोटीन की स्टडी को प्रोटीन की स्टडी को बोलते हैं प्रोटियोमिक्स. ठीक है, देखो यहाँ पर, प्रोटियोमिक्स इज अ लार्ज स्केल स्टडी ऑफ प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस. कौन सा प्रोटीन, क्या सारे प्रोटीन अच्छे होते हैं? नहीं, कुछ प्रोटीन खराब भी हो सकते हैं. प्रोटीन्स का क्या काम है हमारी बॉडी में? प्रोटीन कैसे डिजीजेस को यू कैन से हेल्प भी करते हैं कभी कभी, या उसे रोकने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम उसकी जब स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं प्रोटियोमिक्स. प्रोटियोमिक्स इज अ लार्ज स्केल स्टडी ऑफ प्रोटीन एंड देयर फंक्शंस. बिल्कुल सही है. अनलाइक द जीनोम्स, the proteomes remain constant across tissues and time. जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है. हर प्रोटीन का डिफरेंट फंक्शंस है, तो दे डोंट रिमेन कांस्टेंट. हर टिश्यू में कई बार सेम प्रोटियोम का या प्रोटीन का अलग अलग टिश्यू में डिफरेंट फंक्शन हो सकता है. ठीक है, इट कैन बी अफेक्टेड बाय टाइम, इन्वायरमेंट, सो मेनी फैक्टर्स. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग.
इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डिजीज मैकेनिज्म फॉर ड्रग टारगेट। बिल्कुल, जब हम प्रोटीन्स को स्टडी करते हैं तो प्रोटीन्स को स्टडी करने पर कैसे वो ड्रग रेजिस्टेंस या कह लो ड्रग्स उनके ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, तभी हम ज्यादा बेटर ड्रग्स बना पाएंगे। यस और नो? इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डिजीज मैकेनिज्म, कोई भी डिजीज कैसे काम कर रहा है और ड्रग को टारगेट कैसे किया जाए कि भाई ये पर्टिकुलर बीमारी है, इसका हमें ड्रग डेवलप करना है। यस और नो? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डिजीज मैकेनिज्म एंड ड्रग टारगेट। आपका 1 2 3 1 3 बी वुड बी अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विद रेफरेंस टू मेटाबॉलिक मिक्स। अब मेटाबॉलिक मिक्स क्या होता है उसको छोड़ो, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म तो हमारी बॉडी में होता है, गट है ना, डाइजेशन सिस्टम, ऑल दोस थिंग्स, कि हम जो फूड खाते हैं उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं, द होल प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म। तो उसी की स्टडी को बोलते हैं मेटाबॉलिमिक्स। ठीक है, it involves studying the complete set of small molecules metabolite in biological system। कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम कैसे उसका मेटाबॉलिज्म इवॉल्व हुआ, कैसे वो अपना भोजन डाइजेस्ट करता है, दैट इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिमिक्स। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग मेटाबॉलिक रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर। देखो अगेन रिपीट कर रहे हैं, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, किसकी बात कर रहे हैं हम? मेटाबॉलिक्स की बात कर रहे हैं। जब हम इतने बड़े लार्ज स्केल पर स्टडी करते हैं तो हमें ये हेल्प करता है क्या अंडरस्टैंड करने में, कि जो अलग अलग चीजों को मेटाबॉलिक रिस्पांस कैसा है, इन्वायरमेंट को मेटाबॉलिक रिस्पांस कैसा है, या जेनेटिक फैक्टर्स उसमें कैसे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपकी पहली स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड भी सही है। थर्ड देखते हैं, इट कैन नॉट बी यूज इन पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट इज वाइटल। सोच के देखो, किसी ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हमें पता होगा, या मेटाबॉलिज्म कैसे सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को या सर्टेन जीन्स को रिएक्ट करता है, कैसा रिस्पॉन्स देता है, तो हम उसके लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना पाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ लिखा है इट कैन नॉट बी यूज इन पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, रॉन्ग। 1 and 2, ए वुड बी अ करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी हम ऐसे एमसीक्यूज करें ना, तो ट्राई की जहां पर, जैसे मान लो, जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन आपके सामने कर दिया, ठीक है, जब आपको क्वेश्चन दिखा, ट्राई एंड पॉज द वीडियो एट द मोमेंट। तो उससे पहले कि मैं कुछ डिस्कस करूं, वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई कि आप पहले खुद अपने लेवल पे क्वेश्चन को समझो, एटलीस्ट रीड करो। डोंट वेट फॉर मी टू रीड। जब आप खुद से पढ़ोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस की रिटेंशन ज्यादा होती है। ऐसे एमसीक्यूज कर रहे हैं, सोच के देखो, हम डेली 10 एमसीक्यूज कर रहे हैं। इन डेली 10 एमसीक्यूज को करने का पर्पस क्या है? एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी, एक हैबिट डेवलप करनी, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड एनालिसिस करना कि भाई कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ोगे, पढ़ने की हैबिट होगी, तभी हम ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, है ना? तो वीडियो को आप देख तो रहे ही हो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई टू सॉल्व इट। नहीं होगा तो मैं तो कर ही दूंगा। ठीक है, बट एटलीस्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ, इट विल हेल्प यू इंप्रूव योर एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइक्रोबायोम रिसर्च। बायोम क्या होता है? एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा होगा। तो जैसे बहुत बड़ा बायोम हम पढ़ते हैं, उसका छोटा सा वर्जन माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम कहाँ होगा? हमारे पेट में होता है माइक्रोबायोम, अपने आप में एक बायोम के रूप में है, जहाँ का अपना एक अलग ही इकोसिस्टम है ना? ह्यूमन गट माइक्रोबायोम इन्फ्लुएंसेस डाइजेशन, इम्यूनिटी एंड मूड। बिल्कुल बेसिक सी बात करते हैं। जैसे ना आयुर्वेद में भी कहते हैं कि आपके सभी समस्याओं का या सभी बीमारियों का जड़ है आपका पेट। अगर आपका पेट सही हो जाए, यानी पेट इन सेंस आपका गट सही हो जाए, गट हेल्थ सही हो, तो आपकी बहुत से रोगों का निवारण ऐसे ही हो सकता है। तो ह्यूमन गट माइक्रोबायोम इन्फ्लुएंस डाइजेशन। बिल्कुल, अगर हमारा ह्यूमन गट यानी हमारा गट माइक्रोबायोम खराब होगा तो डाइजेशन में दिक्कत आएगी, बिल्कुल आएगी। हमारी इम्यूनिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और जब पेट खराब होता है तो भाई मूड भी तो खराब होगा, बिल्कुल। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यस। एंटीबायोटिक्स कैन अल्टर द कॉम्पोजिशन ऑफ द माइक्रोबायोम्स। जी हाँ, बिल्कुल। जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये हमारे माइक्रोब की जो कॉम्पोजिशन है उसको उसको इम्पैक्ट करता है। ऐसा नहीं कहेंगे बिल्कुल चेंज ही कर देता है,
इम्पैक्ट करता है, कुछ अल्टरेशंस लेके आता है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट, एज सिंपल एज दैट। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Microbiome's genetic content exceeds that of human genome. दोबारा पढ़ते हैं, रुको। The microbiome's genetic content exceeds that of the human genome. हाँ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इवन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। माइक्रोबायोम का जो जेनेटिक कंटेंट होता है वो लगभग 100 गुना होता है, 100x, 100 गुना होता है ह्यूमन जीनोम से। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। अब यहाँ करो वीडियो को पॉज और फिर आंसर दो, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ इतने। विद रेफरेंस टू आरएनए, आरएनए क्या होता है? रिबोस न्यूक्लिक एसिड। जैसे हम पढ़ते आए हैं भाई साहब, डीएनए, डाइऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या था? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। विद रेफरेंस टू आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस, इंटरफेस में पढ़ लेने से, it's a biological process where RNA molecules inhibit gene expression. This statement is very true. ठीक है, आरएनए एक आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जीन एक्सप्रेशन, जीन क्या होता है यार? डीएनए होता है, उसमें जीन्स होते हैं, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैसेंजर आरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैसेंजर आरएनए आप ऐसे समझो कि मैसेज लेके जाता है डीएनए से एक जगह पर कि जहां पर भाई ऐसा प्रोटीन बनाना है। ये मैसेंजर, मैसेंजर इसे क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका काम ही है एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना। ये जाके बताता है कि यार ऐसा ऐसा डी प्रोटीन बनाना है, वहां जरूरत पड़ी है। कहाँ जरूरत पड़ी है? बॉडी के किसी भी फंक्शन में, ठीक है। मैसेंजर आरएनए का ये काम है। इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर आरएनए मॉलिक्यूल्स inhibit gene expression. True. Small interfering RNA guides degradation of target mRNA. Small interfering RNA, siRNA, guides degradation of target mRNA. True. This statement is true. It cannot be used in crop protection against pest. देखो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ना कैन नॉट की वजह से गलत हो गई। इट कैन बी यूज इन क्रॉप प्रोटेक्शन। फॉर एग्जांपल, आई गिव एन एग्जांपल। आपने पढ़ा ही होगा बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजल, ठीक है। तो जो बीटी ब्रिंजल है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। तो वहां पर भी हम आरएनए इंटरफेस को यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू हैव यू वुड से इको फ्रेंडली पेस्ट। बेसिकली जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पैदा करेंगे तो वो अपने आप ही पेस्ट रेजिस्टेंट होगी। जब वो अपने आप पेस्ट रेजिस्टेंट होगी तो मतलब हम पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहे हैं, बायो पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहे हैं। दैट विल बी मोर इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली। ट्रू और नॉट? तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। ए वुड बी अ करेक्ट आंसर। आई होप यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। विद रेफरेंस टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होते हैं? मतलब ऐसे डेटाबेस, ऐसे डेटा सेट्स जहां पर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा। यस और नो? देखो दो वर्ड्स है ना, बायो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस। ऐसे डेटाबेस जैसे अगर आपको याद हो तो हमने क्लास में भी पढ़ा था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था? एचजीपी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू ह्यूमन डीएनए की सीक्वेंस को एनालाइज करके स्टडी किया गया। दिस प्रोजेक्ट लास्टेड फॉर आई थिंक 13 ईयर्स। 15 साल का प्रोजेक्ट था, 13 साल तक चला था ये। यूएसए ने इसे स्टार्ट किया था ताकि हमारे पास एक पूरा डेटा सेट हो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस का। ऐसे ही जेन बैंक, जेन बैंक क्या है? जेन बैंक यूएसए में ही है। इट इज मेंटेन्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, जो क्या करता है? डेटा सेट्स मैनेज करता है या मेंटेन करता है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यूनिप्रोट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटीन सीक्वेंस एंड फंक्शनल इंफॉर्मेशन। हाँ जी, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। यूनिप्रोट क्या है? यूनिप्रोट एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कोई बॉडी का पार्ट मत समझ लेना। यूनिप्रोट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटीन सीक्वेंस और फंक्शनल इंफॉर्मेशन देती है।
फ्रीली अवेलेबल है। आपको इसकी वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसके ऊपर आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन अकाउंट रिगार्डिंग प्रोटीन्स एक्सेट्रा, उनकी सीक्वेंस, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और इनका यूजर इंटरफेस भी बड़ा यूजर फ्रेंडली है, तो बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है इनकी। ओपन करके देखना इफ यू आर क्यूरियस अबाउट दिस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। KEGG, ये है क्योटो। आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, क्योटो प्रोटोकॉल, है ना? तो ये वो भी वाला क्योटो है। क्योटो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जीनोम एंड जीन्स डेटाबेस इज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर स्टोरिंग DNA सीक्वेंस। देखो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत होगी। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है एक्सक्लूसिवली, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत होगी। नॉट फॉर DNA सीक्वेंस, फॉर अदर फंक्शंस एज वेल। डेटा सेट ही तो है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। 1 and 2, A would be a correct आंसर। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू फार्माकोजेनोमिक्स, फार्मा दवाइयां, जेनोमिक्स जीनोम से रिलेटेड, तो क्या होगा? इट स्टडीज हाउ जेनेटिक वेरिएशंस इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल ड्रग रेस्पॉन्स। फार्माजेनोमिक्स क्या है? ये ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम, देखो, हम सब में DNA अलग अलग है ना? या DNA वेरिएशंस है ऐसे कह लो। तो अलग अलग DNA वेरिएशंस अलग अलग ड्रग को कैसे रिस्पॉन्स करती है, उसकी स्टडी को बोलते हैं फार्माकोजेनोमिक्स। इट स्टडीज हाउ जेनेटिक वेरिएशंस इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल ड्रग रिस्पॉन्स। जैसे मान लो कोई दवाई मैंने खाई और कोई दवाई किसी और ने खाई, आपने खाई, ठीक है? तो जरूरी नहीं है उसी दवाई के ऊपर हम दोनों का रिस्पॉन्स सेम रहे, बिकॉज वी हैव डिफरेंट DNA सीक्वेंस या जेनेटिक वेरिएशन है हमें। राइट और रॉन्ग? तो आपकी पहली स्टेटमेंट सही है। It helps in designing personalized therapeutic with fewer side effects। ठीक है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अब जब हम जेनेटिक वेरिएशंस को पढ़ेंगे, आपका जेनेटिक अलग है, मेरा जेनेटिक अलग है, तो हमें जेनेटिक वेरिएशन है। सिंस बिकॉज ऑफ आर जेनेटिक वेरिएशन हमारा ड्रग रिस्पॉन्स अलग है। तो जब हम जेनेटिक वेरिएशन को समझेंगे तो उस हिसाब से ड्रग को भी मॉडिफाई कर पाएंगे। यस, तो ये हमें डिजाइन करने में, पर्सनलाइज्ड थेरेपीज को डिजाइन करने में हेल्प करता है। यस, जिसके साइड इफेक्ट्स ऑब्वियसली कम होंगे, तभी पर्सनलाइज कर रहे हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑन्कोलॉजी एंड साइकेट्री। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है जी। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ कैंसर, ऐसे समझो, मतलब सिर्फ स्टडी ऑफ कैंसर नहीं, स्टडी ऑफ कैंसर रिस्पॉन्सेज, ड्रग रिस्पॉन्सेज, सो मेनी थिंग्स। बट कैंसर से रिलेटेड स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। साइकाट्री ऑब्वियसली ब्रेन रिलेटेड इश्यूज को। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड। क्या नहीं अप्लाइड? मतलब पर्सनलाइज थेरेपीज कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर ऑन्कोलॉजी एंड साइकाट्री। भाई साइकाट्री तो चलती ही पर्सनलाइज थेरेपी के ऊपर है। यू कैन नॉट हैव अ सिंपल सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना? ए वुड बी अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू बायोरिएक्टर्स, इसे ना न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसे रिएक्टर से कंपेयर मत करने लग जाना। बायोरिएक्टर मतलब एक छोटा सा डब्बा, जहाँ एक ऐसा सिस्टम जिसमें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। ठीक है? अब हर तरह की बायो मैकेनिक्स या बायो रिएक्शन के लिए वी रिक्वायर अ सर्टन टेम्परेचर, सर्टन प्रेशर, सर्टन पीएच, जैसे एसिडिक बेसिक। तो इसीलिए बायोरिएक्टर्स एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा कंट्रोल्ड सिस्टम है जिसमें हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल को स्टराइल और अकॉर्डिंगली कंडीशंस दे सकते हैं ताकि वो अच्छे से थ्राइव कर सके, ग्रो कर सके। ठीक है? आप इसे ऐसे इमेजिन करना कि बक्सा है जिसका टेम्परेचर, प्रेशर और उसमें जो भी आपने मीडियम यूज किया है, ठीक है, उस मीडियम का पीएच आप कंट्रोल कर सकते हो। तो वहां पर आप किसी भी तरह का टिश्यू, किसी भी तरह का सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकते हो। ठीक है, पीटे डिशेस में। तो माइक्रो रिएक्टर्स क्या होते हैं? दे आर कंट्रोल्ड सिस्टम used for growing microorganism or cells. This statement is very much true. They regulate environmental parameters such as temperature, pH and oxygen. ठीक है? This statement is also very much true. मैं अभी तो समझा के हटा हूँ। बायोरिएक्टर्स क्या है? एक ऐसा कंट्रोल्ड सिस्टम जहां पर आप टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर, ऑक्सीजन, ये सब कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली आप वहां का इन्वायरमेंट कंट्रोल कर सकते हो। ट्रू। They are used only for industrial production, not in research. Statement is wrong.
नॉट इन रिसर्च। क्यों? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज हो सकता है ऑब्वियसली, पर रिसर्च में तो सबसे बड़ा यूज है बायोरिएक्टर्स का। बायोरिएक्टर्स यूज ही रिसर्च में होंगे। यस और नो? So this statement is wrong. A would be a correct answer. And just try to imagine, बायोरिएक्टर्स हम रिसर्च में कैसे यूज करेंगे? अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ हम अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, अलग अलग तरह के सेल्स डेवलप करने हैं। सो मेनी थिंग्स कैन बी डन, एंड इन रिसर्च वी ऑब्वियसली रिक्वायर बायोरिएक्टर्स। उनका मेन काम ही रिसर्च में है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में तो उतना है भी नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डीएनए वैक्सीन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, खासकर इसलिए क्योंकि इंडिया ने खुद भी एक कोविड के लिए डीएनए वैक्सीन डेवलप करी थी। दे यूज जेनेटिकली इंजीनियर्ड डीएनए टू प्रोड्यूस एंटीजन प्रोटीन इन द होस्ट सेल। वैसे तो ये स्टेटमेंट बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक सेल होगा, सेल को बनाया हमने होस्ट सेल, ताकि वहां पर एंटीजन रिप्रोड्यूस कर सके। एंटीजन रिप्रोड्यूस करने के लिए हमने जेनेटिकली इंजीनियर डीएनए का प्रयोग किया। मतलब किसी भी चाहे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी लगा लो, चाहे CS9 टेक्नोलॉजी लगा लो, किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने डीएनए में कुछ चेंजेस किए, उसे मॉडिफाई किया। अब डीएनए को मॉडिफाई किया इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर एंटीजन प्रोटीन। डीएनए से हम प्रोटीन पढ़ते हैं ना, मतलब डीएनए से एमआरएनए, फिर प्रोटीन बनेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो हमने एक सेल चुना, सेल में हमने डीएनए को किया मॉडिफाई। डीएनए को मॉडिफाई करने के बाद हमने एक खास तरह का प्रोटीन बनाया जो एंटीजन है। तो दिस इज व्हाट हेल्प्स अस फाइट डिजीजेस एटसेट्रा, सो मेनी थिंग्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दे एक्टिवेट बोथ हार्मोनल एंड सेलुलर इम्यूनिटी। बिल्कुल ट्रू। No DNA vaccine has ever been approved for human use. This statement is wrong. Even इंडिया की ही एक इंडियन कंपनी द्वारा डेवलप करी गई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, जेड से कुछ नाम था, ZY करके कुछ, चलो मैं नाम भूल रहा हूँ। दैट वाज द नेम ऑफ डीएनए वैक्सीन, मतलब कोविड के लिए वैक्सीन थी। ठीक है, कोविड-19, आप एक काम करना, गूगल के ऊपर करना कोविड-19 डीएनए वैक्सीन। ठीक है, आपको नाम आ जाएगा, जेड से कुछ नाम था, पूरा नाम भूल रहा हूँ। चलो, हालांकि स्टेटमेंट हमारी सॉल्व हो रही है कि नो डीएनए वैक्सीन हैज एवर बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज। ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट टू, ए वुड बी करेक्ट आंसर। परफेक्ट। देखो जी, लास्ट क्वेश्चन, बायो इकोनॉमी। इकोनॉमी तो हम पढ़ते ही रहते हैं, हमें इकोनॉमी को ग्रो करना है, जीडीपी बहुत ऊंची कर देनी है, हमने जीडीपी जीएनपी सब हाई करना है। पर बायो इकोनॉमी क्या है? बायो इकोनॉमी रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज यूजिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बायोडीजल, ठीक है, बायो इथेनॉल, इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। So, bioeconomy refers to economic activities using biological resources sustainably. The most important word in this line is sustainably. अगर मैं इसमें sustainably word हटाऊं तो ये स्टेटमेंट लगभग आधी तो गलत हो ही जाएगी। ठीक है, या इसका असेंस खत्म हो जाएगा। बिकॉज बायो इकोनॉमी का मतलब ये है कि हम उसे सस्टेनेबली यूज कर पाए। ठीक है, बायोइकोनॉमी रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज यूजिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज सस्टेनेबली। जैसे आपका बायोफ्यूल होता है, ठीक है, तो बायोफ्यूल में आपका जो जनरेशन 1 है दैट इज फ्रॉम फूड क्रॉप्स, या जनरेशन 3 लगा लो एल्गी। अब एल्गी क्या है? एल्गी एक बायोलॉजिकल थिंग है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो बायोलॉजिकल रिसोर्स को यूज करके हम उससे जब फ्यूल प्रोड्यूस करेंगे दैट विल सपोर्ट आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, दैट इज बायो इकोनॉमी। It includes bioenergy, bioplastics, biopharma, bioagriculture sector, etc. This statement is true. India aims to achieve $150 billion bioeconomy by 2025। कि साल 2025 का फिजिकल ईयर खत्म होते होते हम $150 बिलियन बायो इकोनॉमी लेके जाएं। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ये टारगेट है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। 1 2 3 डी इसका सही आंसर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें।